आज का बाजार में। मैं हूं आपके साथ पूजा त्रिपाठी और आप देख रहे हैं ईटी नाउ स्वदेश। आज था हफ्ते का पहला कारोबारी सत्र और ये पूरा वीक काफी उतार चढ़ाव बना रह सकता है मार्केट में, क्योंकि जुलाई सीरीज की एक्सपायरी होने जा रही है और इस हफ्ते इवेंट हैवी डे भी, इवेंट स्पेसिफिक अगर बात करें तो काफी ज्यादा हैवी रह सकता है ये पूरा वीक। तो देखना होगा किस तरह की वॉलेटिलिटी यहाँ पर मार्केट में रहती है। और आज भी इसी तरह का कारोबार हमने देखा। बाजार में जो पिछले 6 दिनों से हम तेजी देख रहे थे, वहां पर कहीं ना कहीं एक ब्रेक लगा आज, लेकिन 16,600 के ऊपर निफ्टी क्लोजिंग देने में कामयाब रहा। वहीं बैंक निफ्टी पे भी बात करें तो आखिरी कुछ घंटों में हमने एक अच्छी रिकवरी जरूर देखी थी। हरे निशान में भी आया था बैंक निफ्टी, लेकिन उसके बाद जो क्लोजिंग हुई है वो कमजोरी के साथ ही हुई है। करीब 65 अंक नीचे क्लोज हुआ है बैंक निफ्टी और करीब 100 अंकों की कमजोरी निफ्टी में देखने को मिली है। वहीं सेंसेक्स में भी करीब 306 अंकों की कमजोरी के साथ यहाँ पर क्लोजिंग देखने को मिली। चढ़ने और गिरने वाले शेयरों पर नजर डालें आज तो आज का टॉप गेनर था टाटा स्टील। यहाँ पर करीब 2.5% की तेजी थी। नतीजे आने वाले उसके पहले स्टॉक में अच्छी तेजी मजबूती के साथ कारोबार होता हुआ दिखाई दिया। इंडसइंड बैंक करीब 2% ऊपर है। कोल इंडिया में 2% की बढ़त, हिंडाल्को ऊपर था आज और अपोलो हॉस्पिटल भी करीब 1.5% की मजबूती के साथ कारोबार कर रहा था। अब देखते हैं लूजिंग साइड पे कौन सा था। तो एमएनएम में भी हमने देखा कि आखिरी कुछ घंटों में काफी ज्यादा दबाव देखने को मिला। करीब 4% की कमजोरी यहाँ पर देखी गई। इसके अलावा रिलायंस में सुबह से ही वीकनेस थी, नतीजे भी कमजोर आए थे और उसके बाद रिलायंस में भी हमने कमजोरी देखी। उसके बाद मारुति सुजुकी, ओएनजीसी, आयशर, तो ऑयल एंड गैस कंपनी और ऑटो शेयरों ने आज दबाव बनाने का काम किया। वहीं निफ्टी अगर बैंकिंग शेयरों की बात करें तो वो कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत सहारा देते हुए नजर आया आज बाजार को, लेकिन क्लोजिंग लाल निशान में होते हुए दिखाई दी। लेकिन चलिए आज और किस तरह का एक्शन था, बाजार में कैसा कारोबार रहा, ये भी समझ लेते हैं। कौन से सेक्टर में तेजी थी, कहाँ मंदी थी, पूरी डिटेल्स के साथ मानसी हमारे साथ जुड़ चुकी है। मानसी, गुड आफ्टरनून, बताइए। बिल्कुल, तो 6 दिन हमने मजबूती देखी थी बाजार की, उसके बाद एक छोटा सा ब्रेक बनता है और वही ब्रेक आज बाजार ने लिया। ऑफकोर्स हमने 100 पॉइंट्स की कमजोरी जरूर आज देखी। दिन भर बाजार एक रेंज में कामकाज करते रहे, बिकवाली का दबाव भी देखा, लेकिन आखिरी कुछ घंटों में हमने देखा बाजार में जो बिकवाली थी वो रिकवरी में तब्दील होती हुई नजर आई और कुछ लेवल्स जो इंपॉर्टेंट थे उसे बाजार ने जरूर इंटैक्ट रखा, जैसे कि 16,600 के लेवल्स के पार निफ्टी में हमने क्लोजिंग देखी, 36,700 के पार बैंक निफ्टी में भी क्लोजिंग जो थी वो देखने को मिली। तो ऑफकोर्स एक छोटा सा ब्रीदर था जो कि बाजार ने अटेम्प्ट किया, लेकिन उसके अलावा ऑफकोर्स वॉलेटिलिटी देखना लाजमी है क्योंकि मंथली एक्सपायरी का हफ्ता भी है। ऐसे में नवीन फ्लोरिन के स्टॉक को देखना चाहिए क्योंकि अच्छे रिजल्ट्स के बाद उसमें एक अच्छा अपमूव देखने को मिला। 30 मार्च 2021 के बाद सबसे अच्छे लेवल्स पर आज नवीन फ्लोरिन का स्टॉक ट्रेड करता हुआ 11% की तेजी के साथ स्टॉक में क्लोजिंग हमने देखी। जोमैटो ऑफकोर्स लॉक इन पीरियड खत्म होने की खबर आती हुई दिखी और साथ ही डोमिनोज अपने प्लेटफॉर्म पर जोमैटो के जो सेलिंग है उसे कम करने की जो खबरें बता रहे थे उसका एक इम्पैक्ट था जो कि स्टॉक में नजर आया। 11-12% की कमजोरी के साथ स्टॉक में हमने ट्रेड इनफैक्ट 50 के नीचे स्टॉक जाता हुआ देखने को मिला। रिलायंस में सारे के सारे गेन्स लूज होते हुए नजर आए। ऑफकोर्स नतीजे ओवर दी वीकेंड हमने देखा, फ्राइडे सेशन में आते हुए देखे वीकर देन एक्सपेक्टेड नंबर्स से जिसका एक इम्पैक्ट था जो कि यहाँ पर पड़ता हुआ दिखा। HDFC बैंक, HDFC लिमिटेड, टाटा स्टील, SBI, एशियन पेंट्स जैसे स्टॉक्स ने आज दिन भर बाजार को संभालने का काम किया। वहीं रिलायंस, कोटक बैंक, महिंद्रा एंड महिंद्रा, मारुति, HUL जैसे स्टॉक्स थे जो कि आज कमजोरी दिखा रहे थे। मिड कैप में टॉप परफॉर्मिंग बेट्स की अगर बात करें, नवीन फ्लोरिन के बाद इंडियन होटल्स, बालकृष्ण इंडस्ट्रीज, टाटा केमिकल्स, दीपक नाइट्राइट जैसे स्टॉक्स शामिल रहे। वहीं सेक्टर स्पेसिफिक बाजार को अगर समझेंगे तो सेक्टर्स में मिडल स्पेस था और साथ ही IT जो कि परफॉर्म कर रहे थे। इसके अलावा तमाम सेक्टर्स, तमाम पॉकेट्स में वॉलेटिलिटी और कमजोरी नजर आई, लेकिन ऑल इन ऑल बाजार का सेटअप जो है अगर देखें एक रेंज में कामकाज किया बाजार ने। लाल निशान के साथ क्लोजिंग जरूर देखने को मिली, लेकिन एक और अटेम्प्ट बाजार को देना चाहिए क्योंकि ऑफकोर्स एक लंबी तेजी के सेशन के बाद, इनफैक्ट लंबे हफ्ते के सेशन के बाद, लंबा तेजी के हफ्ते के सेशन के बाद बाजार में आज एक कमजोरी का सेशन देखने को मिला। ओके, बहुत बहुत शुक्रिया मानसी ये सारी जानकारी देने के लिए। तो आज का जो दिन था काफी उतार चढ़ाव भरा था और क्यों ना हो, मार्केट में इवेंट्स भी काफी सारे आने वाले हैं और इस हफ्ते हम देखेंगे कि एक्सपायरी भी है, तो उस लिहाज से और नतीजों का भी असर काफी ज्यादा बाजार में देखने को मिला, तो उस लिहाज से आज बाजार दिन भर उतार चढ़ाव के साथ कारोबार करता हुआ नजर आया। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। काफी सारे मार्केट एक्सपर्ट से भी इस बीच हमारी बात हो रही थी और आज सुबह हमारी बात हुई हिलोइस कैपिटल के समीर अरोड़ा से। उनसे खास बातचीत में उन्होंने कहा कि बाजार पर उनका पॉजिटिव नजरिया है। उनके मुताबिक बैंकिंग और कंज्यूमर सेक्टर में निवेश के बेहतर मौके हैं।
रिजल्ट्स आर नॉट बैड, मतलब मैं इन तीनों की बात नहीं कर रहा, मैं मार्केट की बात कर रहा हूँ। और हम एक्चुअली लास्ट 2-3 महीने में रिलेटिवली बुलिश हो गए हैं। तो पहले करीब 5-6 महीने पहले तक जैसे हमारे लॉन्ग ओनली फंड्स में करीब 20% कैश था और हमारे लॉन्ग शॉर्ट फंड का भी नेट करीब 40s में था। अब वो सब फुली इन्वेस्टेड हो गए लॉन्ग ओनली वाले, एंड हमारा लॉन्ग शॉर्ट फंड भी 60s के ऊपर चला गया इन टर्म्स ऑफ नेट एक्सपोजर, एंड 60 हमारा लॉन्गर टर्म एवरेज है लास्ट 17 सालों का। तो उस हिसाब से वी हैव टू से कि अब हम पॉजिटिव व्यू से देख रहे हैं मार्केट को। आईटी, बैंकिंग एंड कंज्यूमर, तो इस समय हमारी प्रेफरेंस नंबर 1 बैंकिंग में है। इस समय नहीं, एक्चुअली नियरली ऑल आवर लाइफ, लेकिन आजकल भी तो बैंकिंग में क्योंकि काफी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई है। मेन बात यह है कि इतने सालों से जो नए प्रोजेक्ट्स में फंड नहीं किया, नए बड़े बड़े इन्वेस्टमेंट्स नहीं हुई, नए इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स नहीं लगे, या लगे या ना लगे, प्राइवेट बैंक्स ने कहा हम इन्वेस्ट नहीं करेंगे या हम फंड नहीं करेंगे, उससे इन सबकी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। तो हमारी 3 बिगेस्ट होल्डिंग्स इन द फंड और तीनों बैंक्स ही हैं, जो हैं कि अपना आईसीआईसीआई बैंक, एचडीएफसी बैंक, स्टेट बैंक। और इन तीनों में घूम फिर के आपको इंडिया का वो भी मिल जाता है कि अगर इंडिया की ग्रोथ ज्यादा हो, कभी कंज्यूमर की ज्यादा हो, अगर कभी कॉर्पोरेट कॉर्पोरेट प्रोजेक्ट्स बड़े तो उसकी लेंडिंग हुई तो वो भी इनको मिल जाती है। तो आसान काम है, और उसका मेन अट्रैक्शन ये है कि उनकी वैल्यूएशन 1 साल पहले से मत देखें या 1.5 साल पहले से जब बॉटम था, बट अगर आप स्लाइटली लॉन्गर टर्म देखें तो उनकी वैल्यूएशन में कोई इंक्रीज नहीं हुआ। तो आपको ये नहीं लगता कि आप बड़ी हाइप के बाद ये शेयर खरीद रहे हैं। जो आईटी सेक्टर है उसमें अभी हम अंडरवेट इस तरह हो गए कि जो हमने जनवरी फरवरी में मार्केट के व्यू से स्टॉक्स बेचे, सारे प्रोपोर्शनली बेचे थे, वापस खरीदने में हमने टेक का खाली एक ही स्टॉक खरीदा, तो टेक का वेटेज हमारा थोड़ा चेक में आ गया। टेक में ये इशू है कि बिकॉज अभी भी जो भी प्रॉब्लम गिनी जाए वो अभी यूएस से एमिनेट हो रही है कि जी यूएस में कहीं रिसेशन ना हो जाए इन इंटरेस्ट रेट हाइक से, या स्लो डाउन ना हो जाए, तो उसका इम्पैक्ट आईटी में इसलिए होता है क्योंकि हमारे कस्टमर सारे यूएस के होते हैं, बट उनकी करेक्शन भी काफी हुई है। तो इसलिए वो मुझे लगता है कि होल्ड है हमारे लिए, इन द सेंस कि अभी हमने एक स्टॉक तो ले लिया, लेकिन हम मोस्टली अभी खरीदेंगे नहीं, ना बेचेंगे। दे आर नॉट बैड, बट अभी 3-6 महीने उसका जरा और देखना पड़ेगा कि यूएस की प्रॉब्लम एक्चुअली सॉल्व हो गई है कि नहीं। बिल्कुल, तो ये थे समीर अरोड़ा मार्केट पर अपना व्यू शेयर करते हुए। लेकिन अब रुक करते हैं एक और खबर का, और टेलीकॉम स्टॉक्स फोकस में रहेंगे। और कल से शुरू होने वाली है 5G स्पेक्ट्रम नीलामी के लिए बोली। डिटेल्स के साथ जुड़ गए हैं सौमित सरकार। सौमित, बताइए क्या कुछ जानकारी है आपके पास कल की जो नीलामी शुरू होने वाली है उससे जुड़ी? टेलीकॉम स्पेक्ट्रम ऑक्शन 26 जुलाई से शुरू होने वाली है। और अगर हम EMD अमाउंट, जो कि अर्नेस्ट मनी डिपॉजिट है, वो अमाउंट देखें तो उससे हमें एक थोड़ा बहुत आइडिया मिल जाता है कि कितने अमाउंट का स्पेक्ट्रम टेलीकॉम कंपनीज खरीद सकती है। जैसे कि अडानी डेटा ने करीब 100 करोड़ का EMD दिया है डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन को। इसका मतलब ये होता है कि करीब वो 875 करोड़ का स्पेक्ट्रम खरीदना चाहती है। सिमिलरली वोडाफोन आइडिया ने 2200 करोड़ का किया है, भारतीय एयरटेल ने 5500 करोड़ का किया है, और रिलायंस जियो ने सबसे बड़ा EMD दिया है 14,000 करोड़ का, जिसका मतलब ये होता है कि वो करीब 1.2 लाख करोड़ का स्पेक्ट्रम खरीद सकती है स्पेक्ट्रम ऑक्शन में। अब इसका क्या मतलब होता है और कौन सी स्पेक्ट्रम टेलीकॉम कंपनीज खरीद सकती है, आइए वो देखते हैं। पहले तो अडानी डेटा, वो मोस्ट प्रॉब्ली स्पेक्ट्रम अपने कैप्टिव यूज़ के लिए खरीदेंगे, और एनालिस्ट का ऐसा मानना है कि वो 100 मेगाहर्ट्ज़ का स्पेक्ट्रम खरीद सकते हैं 26 गीगाहर्ट्ज़ वाले बैंड में पैन इंडिया बेसिस पे, और ये स्पेक्ट्रम कैप्टिव यूज़ के लिए ही वो यूज़ करेगी मोस्ट प्रॉब्ली। वोडाफोन आइडिया की अगर बात करें तो यहाँ पे 2 चॉइसेस है, या तो कंपनी 50 मेगाहर्ट्ज़ का स्पेक्ट्रम खरीद सकती है 3300 टू 3600 मेगाहर्ट्ज़ बैंड में, एंड 400 मेगाहर्ट्ज़ का स्पेक्ट्रम खरीद सकती है 26 गीगाहर्ट्ज़ वाली बैंड में, और ये पैन इंडिया बेसिस पे हो सकता है। दूसरा ऑप्शन कंपनी के पास ये भी है कि वो थोड़ा ज़्यादा स्पेक्ट्रम खरीद ले, बट लिमिटेड सर्कल्स में, जैसे कि 60 मेगाहर्ट्ज़ स्पेक्ट्रम इन 3300 टू 3600 मेगाहर्ट्ज़ बैंड, और
500 मेगाहर्ट्ज का स्पेक्ट्रम 26 गीगाहर्ट्ज वाले बैंड में, बट ये सिर्फ 17 की सर्कल्स में कंपनी खरीद सकती है। भारतीय एयरटेल की अगर हम बात करें तो उनका जो अर्नेस्ट मनी डिपॉजिट है उससे तो क्लियर मालूम पड़ता है कि वो 5G स्पेक्ट्रम खरीदने के इंडिकेशन से स्पेक्ट्रम ऑक्शन में हिस्सा ले रही है। और एनालिस्ट का मानना है कि वो ज़्यादातर 100 मेगाहर्ट्ज स्पेक्ट्रम बैंड खरीदेगी 3300 टू 3600 मेगाहर्ट्ज बैंड में, और 500 मेगाहर्ट्ज का स्पेक्ट्रम खरीदेगी 26 गीगाहर्ट्ज वाले बैंड में पैन इंडिया बेसिस पे। इसके अलावा भी कंपनी थोड़ा बहुत स्पेक्ट्रम खरीद सकती है 900 मेगाहर्ट्ज बैंड और 1800 मेगाहर्ट्ज बैंड में, बट ये सिलेक्टिव सर्कल्स में ही कंपनी की परचेज हो सकती है। अब रिलायंस जियो की अगर हम बात करें तो पास्ट में भी हमने देखा है कि रिलायंस जियो का जो अर्नेस्ट मनी डिपॉजिट रहता है वो काफ़ी ज़्यादा रहता है, और जो एक्चुअल स्पेक्ट्रम परचेज रहता है वो काफ़ी कम रहता है। तो एनालिस्ट एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि ये टाइम पे भी शायद ऐसा ही कर सकती है कंपनी, और वो भी एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि उनका जो स्पेक्ट्रम बाय रहेगा वो सिमिलर रहेगा भारतीय एयरटेल के तरह ही, बट वो सिर्फ थोड़ा बहुत और लिमिटेड स्पेक्ट्रम खरीद सकती है 800 मेगाहर्ट्ज बैंड में और 1800 मेगाहर्ट्ज बैंड में, बट वो लिमिटेड सर्कल्स में ही ये स्पेक्ट्रम बाय रहेगा। बट अगर रिलायंस जो चूज़ करती है कि वो ज़्यादा स्पेक्ट्रम खरीदेगी और ऑल इन जाएगी इस स्पेक्ट्रम ऑक्शन में, तो एनालिस्ट का ऐसा मानना है कि वो मैक्सिमम अलाउड स्पेक्ट्रम जो है 3300 मेगाहर्ट्ज में और 26 गीगाहर्ट्ज स्पेक्ट्रम बैंड में, तो वो पूरा उतना स्पेक्ट्रम वो खरीद सकती है। और इसके साथ ही कंपनी 700 मेगाहर्ट्ज स्पेक्ट्रम बैंड जो है, जो कि सबसे एक्सपेंसिव स्पेक्ट्रम है इस स्पेक्ट्रम ऑक्शन में, उसमें भी 5 मेगाहर्ट्ज का स्पेक्ट्रम एवरी सर्कल में खरीदने की एक्सपेक्टेशंस है एनालिस्ट की। ऑलराइट, तो ये थी टेलीकॉम स्पेक्ट्रम नीलामी से जुड़ी डिटेल्स। कल से शुरू होने वाली है और तमाम ऑटो कंपनियां, टेलीकॉम कंपनीज भी कल फोकस में रहेंगी। आगे बढ़ते हैं, और आज जो फोकस में थी एक और कंपनी जोमेटो। यहाँ पर 10% तक की गिरावट देखने को मिली, 50 के नीचे के लेवल्स पहली बार देखने को मिले जोमेटो में। क्या कुछ वजह थी, इसके पीछे ट्रिगर्स क्या थे, ये समझ लेते हैं। और विनी हमारे साथ जुड़ चुकी हैं पूरी जानकारी लेकर। विनी बताइए। बुरी खबर नहीं बोल सकते, पर उनका जो लॉक इन पीरियड जो है इन्वेस्टर्स का, जो 1 ईयर लॉक इन पीरियड होता है फॉर इन्वेस्टर्स प्रमोटर्स, वो 23 जुलाई को एंड हुआ था ना। वो क्या होता है कि इस लॉक इन पीरियड के अनुसार 613 करोड़ जोमेटो जो शेयर्स थे वो लॉक इन पीरियड में थे 1 साल के लिए उनकी लिस्टिंग डेट से। उसके बाद अब ये लॉक इन पीरियड खत्म हो रहा है, तो ये इन्वेस्टर्स ये शेयर्स सेल कर सकते हैं। तो ये अराउंड 78% ऑफ उनका जोमेटो का टोटल पेड अप कैपिटल होता है। तो मे बी इसकी वजह से आज हम जोमेटो की के शेयर पे थोड़ी सेलिंग प्रेशर देख रहे हैं। उसके अलावा एक और जो न्यूज़ फ्लो आई हुई है कि रिपोर्ट्स ऐसे सजेस्ट कर रहे हैं कि जो डोमिनोज है, जुबिलेंट फूड वर्क्स डोमिनोज जो बेचता है, वो मे बी अभी जोमेटो और स्विगी से नहीं बेचेंगे और उनकी खुद जो डिलीवरी प्लेटफॉर्म है वहाँ से शेयर अपने प्रोडक्ट्स बेचेंगे, पिज़्ज़ाज बेचेंगे, वहाँ से ये ऐसा रिपोर्ट्स आ रहे हैं। तो उसकी वजह से भी थोड़ी प्रेशर बन सकती है जोमेटो के शेयर प्राइस पे। और आज देखें तो जोमेटो 50 रुपये के प्राइस से कम में ट्रेड हो रहा है एज ऑफ नाउ। रिकॉर्ड लो लेवल्स पे चल रहा है, और लिस्टिंग डेट से 30% तो आज सुबह ही शेयर गिर चुका था, लिस्टिंग डेट से ऑलमोस्ट था, और अब तो और 10-12% गिर चुका है। तो ये प्रेशर बढ़ रहा है, 40% डाउन है और लिस्टिंग प्राइस है जोमेटो के शेयर प्राइस। 6 मंथ्स में जोमेटो ने इतनी बड़ी फॉल नहीं देखी है इंट्राडे फॉल में। तो आज जोमेटो शेयर्स पे श्योरली सेलिंग प्रेशर बढ़ चुकी है। और ये आप चार्ट देख ही सकते हैं कि कितना गिरा हुआ है जोमेटो के प्राइसेस लास्ट 1 मंथ में, और लिस्टिंग प्राइस से भी कितनी गिरी हुई है जोमेटो की शेयर प्राइस। दो फैक्टर्स की वजह से आज जोमेटो के शेयर प्राइस प्रेशर में है। ऑलराइट, बहुत शुक्रिया विनी ये सारी जानकारी देने के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं और फोकस करते हैं एक और सरकारी बैंक पे। आईडीबीआई बैंक फोकस में था, कंपनी के नतीजे पे है। इसी के साथ ही साथ स्ट्रैटेजिक विनिवेश के लिए भी हमने सवाल पूछा उनसे। स्ट्रैटेजिक विनिवेश के लिए वित्त मंत्रालय ने बैंक में एफडीआई सीमा बढ़ाने की मांग की है। इसके अलावा मंत्रालय जल्द ही सेबी से एलओडीआर में छूट की भी मांग करने वाला है। इस पर और ज्यादा डिटेल्स के साथ हमारे साथ मेघना मित्तल जुड़ चुकी हैं। मेघना बताइए, क्या कुछ जानकारी है आपके पास इस खबर से जुड़ी? जी, हम जानते हैं कि गवर्नमेंट आईडीबीआई बैंक के स्ट्रैटेजिक सेल की तरफ वर्क कर रही है। तो जो अब सूत्र जानकारी दे रहे हैं कि फाइनेंस मिनिस्ट्री ने जो एफडीआई लिमिट है आईडीबीआई बैंक में उसको इंक्रीज करने की मांग की है। इस पर इंटरनल डिस्कशंस आरबीआई के साथ ऑलरेडी हो चुके हैं। ये हम जानते हैं कि सारे जो पब्लिक सेक्टर बैंक्स हैं उसमें एफडीआई लिमिट 20% पर ही है। तो जब आरबीआई ने बोला है कि वो ये देखकर डिस्कशंस करके फाइनेंस मिनिस्ट्री को जवाब देगी, उसके बाद ही दीपम जो है वो ड्राफ्ट ईओआईज प्रिपेयर करेगा। अगर इंक्रीज़ होता है एफडीआई लिमिट आईडीबीआई बैंक में तो उसके बाद सीसीए अप्रूवल भी चाहिए होगा। तो अब जो बेसिक 2 क्वेश्चंस जो आते हैं इसके बाद कि क्या वो नई लिमिट होगी जो आईडीबीआई बैंक में
आरबीआई इंक्रीज करने के लिए प्रपोज करेगी, और उसके अलावा क्या ये एफडीआई लिमिट केवल आईडीबीआई बैंक में इंक्रीज होगी या सारे पब्लिक सेक्टर बैंक्स में भी आरबीआई सोच सकती है इस लिमिट को इंक्रीज करने के लिए। तो इन दोनों पर ये देखना बाकी रहेगा कि क्या आरबीआई रिवर्ट करती है फाइनेंस मिनिस्ट्री को। इसके अलावा ये हम जानते हैं कि हमने आपको बताया था पहले कि फाइनेंस मिनिस्ट्री जो पीई लिमिट होती है पीई फंड्स इन्वेस्टर्स के लिए, वो 10% पे कैप है, उसको भी आईडीबीआई बैंक में इंक्रीज करने के लिए फाइनेंस मिनिस्ट्री ऑलरेडी मांग कर चुकी है। तो इन दोनों पर ही आरबीआई का रिवर्ट अवेटेड है। इसके अलावा ये भी सूत्र बता रहे हैं कि फाइनेंस मिनिस्ट्री जल्द ही सेबी को भी अप्रोच करने वाली है, वो एलओडीआर एग्जेम्पशंस की मांग करने वाली है। जो डायरेक्टर्स का अपॉइंटमेंट को लेकर एक फिक्स नंबर ऑफ डायरेक्टर्स का अपॉइंटमेंट होना चाहिए, उसको रिलैक्सेशन के लिए एलओडीआर एग्जेम्पशंस की फाइनेंस मिनिस्ट्री मांग करने वाली है। ये भी इसके बाद जब आरबीआई का डिसीजन आ जाता है उसके बाद दीपम डिसाइड करेगी क्या वो स्टेक होगा जो वो सेल करती है आईडीबीआई बैंक में, और एलआईसी भी कितना स्टेक अपना सेल करती है। इसके अलावा ये भी सूत्र जानकारी दे रहे हैं कि बाद में जब ये सब डिसाइड हो जाता है उसके बाद गवर्नमेंट ओपन ऑफर भी आईडीबीआई बैंक में लेकर आएगी। तो बहुत ही महत्वपूर्ण डेवलपमेंट हम आपके सामने ला रहे हैं। देखना रहेगा बेसिकली एफडीआई लिमिट कितना आरबीआई इंक्रीज करने के लिए अग्री करती है। बिल्कुल, तो इस खबर को लेकर हमने आईडीबीआई बैंक के मैनेजमेंट से भी चर्चा की, और आईडीबीआई बैंक के मैनेजिंग डायरेक्टर और सीईओ ने इस बात पर क्या सफाई दी, आइए आपको ये भी सुनवा देते हैं। ये मैं अवश्य कहना चाहूंगा कि सरकार ने और एलआईसी ने ये जरूर निश्चित रूप से काफी क्लियर किया है कि जब भी बैंक का जो है हस्तांतरण होगा तो मैनेजमेंट कंट्रोल जो है वो भी ट्रांसफर किया जाएगा। तो अब मैनेजमेंट कंट्रोल ट्रांसफर होता है तो नेचुरली उनके पास में सब बोर्ड अपॉइंट करने की पावर्स और ये सब रहेगा। तो अब वो शेयर परसेंटेज और ये सब जो है ये, क्योंकि जैसा मैं पहले से भी कहता आया हूँ, दीपम जो है इस एरिया को हैंडल कर रहे हैं और वो डिफरेंट जो भी रेगुलेटर्स हैं उनसे बातचीत भी कर रहे हैं, तो वो बेहतर स्थिति में होंगे इस पर रिस्पॉन्ड करने के लिए। बट ये निश्चित रूप से क्लियर है कि मैनेजमेंट ट्रांसफर, कंट्रोल ट्रांसफर के लिए गवर्नमेंट बिल्कुल डिसाइडेड है। बिल्कुल, तो ये थे राकेश शर्मा, बैंक के एमडी और सीईओ, इस खबर पर अपनी राय और टिप्पणी देते हुए। चलिए फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन आप बने रहिए, खबरों का सिलसिला आगे भी जारी रहेगा। नमस्कार।